हर चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। हर नंबर के पीछे कहानी होती है, लोगों की कहानी। और आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोकाजान विधानसभा क्षेत्र की। बोकाजान ये सिर्फ एक आरक्षित सीट का नाम नहीं है। ये नागालैंड के बॉर्डर पर बसा एक ऐसा इलाका है जहाँ की मिट्टी, जहाँ के जंगल कार्बी लोगों की पहचान से सदियों से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता सिर्फ जमीन का नहीं, उनकी पहचान का, उनके वजूद का है। और इसी पहचान की हिफाजत के लिए संविधान में 6ठी अनुसूची है, एक पवित्र वादा स्वायत्तता का, अपनी संस्कृति और जीवन शैली को बचाने का। लेकिन जमीन पर हकीकत थोड़ी अलग है। एक तरफ ये वादा है और दूसरी तरफ जमीनी अधिकारों की चिंता, बोकाजान सीमेंट प्लांट के बंद होने से नौकरियों का खत्म होना और विकास के नाम पर आते प्रोजेक्ट्स का डर। एक गहरा टकराव है यहाँ। देखिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, उनकी गरिमा के सवाल हैं। जंगल की जमीन पर कब्जा, खराब सड़कें, स्कूल अस्पताल की कमी, और शायद इसीलिए इन सब के बीच यहाँ के लोग लगभग 80% तक वोट डालते हैं। ये जो खामोश वोट है ना, ये असल में एक बहुत मजबूत आवाज है, बदलाव की उम्मीद की आवाज। तो चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। जब हम उन्हें करीब से देखते हैं ना, तो 3 बड़े सिग्नल, 3 बड़े संकेत सामने आते हैं। और यही 3 संकेत बोकाजान की पूरी राजनीतिक तस्वीर को साफ कर देते हैं। पहला सिग्नल है चुनावी फासला। साफ साफ दिखता है, 2021 के नतीजों में जीत का अंतर करीब 18,000 वोटों का था, यानी लगभग 15% का। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक पहाड़ जैसा फासला है जिसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं। दूसरा संकेत है नैरेटिव की लड़ाई, यानी कौन सी कहानी पर लोग भरोसा करते हैं। एक तरफ विकास, राष्ट्रीय योजनाएं और सशक्तिकरण की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी अधिकार यानी अधिकार, 6ठी अनुसूची की सुरक्षा और स्थानीय नौकरियों की कहानी है। अब सवाल ये है कि लोगों को किस कहानी में ज्यादा सच्चाई और भरोसा नजर आता है। जीत उसी की होगी। और तीसरा और सबसे अहम संकेत है जमीन पर ऑर्गेनाइजेशनल ताकत का फर्क। सोचिए, एक तरफ एक मजबूत, वेल फंडेड मशीनरी है जिसका नेटवर्क सेंटर से लेकर हर एक बूथ तक किसी जाल की तरह फैला हुआ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा संगठन है जिसे अपनी जड़ों को फिर से सींचने और मजबूत करने की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये 15% का फासला बना कैसे? देखिए, इसका जवाब किसी एक उम्मीदवार में नहीं छिपा है। जवाब उस सिस्टम में है, उस व्यवस्था में है जो ऐसे नतीजे तैयार करती है। एक वक्त था जब एएसडीसी जैसी स्थानीय आदिवासी पार्टियां यहाँ की मजबूत आवाज हुआ करती थीं, लेकिन जब वो कमजोर पड़ी तो एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया, और इसी खालीपन को राष्ट्रीय पार्टियों ने, खासकर बीजेपी ने, आदिवासी कल्याण की बात करके बहुत कामयाबी से भरा। नतीजा क्या हुआ? सरकार से नाराज वोट एक जगह इकट्ठा होने के बजाय कई छोटी छोटी पार्टियों में बंट गया, और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। देखिए, हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देता है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है। मतलब ये कि हमें सही जानकारी पाने का हक है, और साथ ही एक जिम्मेदारी की भावना के साथ अपनी बात रखने का, सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेने का भी हक है। वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये इसी सामूहिक आवाज को, इस जिम्मेदारी को निभाने का एक तरीका है। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। 2006 तक यहाँ एएसडीसी जैसी स्थानीय पार्टियों का दबदबा था। 2011 में कांग्रेस 54% वोट के साथ अपने शिखर पर पहुंची, लेकिन 2016 में कहानी ने एक तेज मोड़ लिया। बीजेपी की एंट्री हुई और 37.5% वोट के साथ जीत हासिल की, और 2021 तक आते आते उन्होंने 51% से ज्यादा वोट लेकर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। तो ये पूरा इतिहास हमें क्या बताता है? 3 बड़ी बातें। पहली, यहाँ के वोटर किसी पार्टी के नहीं बल्कि मुद्दों के वफादार हैं। दूसरी, जो आदिवासी वोट पहले एक साथ था वो अब बट चुका है। और तीसरी, बीजेपी का उभार बहुत तेज और निर्णायक था, और ये सिर्फ बोकाजान की बात नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय बदलाव का संकेत है। और इस बात को और पुख्ता करता है 2019 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा। उस चुनाव में पूरे दीफू लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की बढ़त लगभग 22% की थी। तो ये साफ है कि जो बोकाजान में हुआ वो कोई अलग थलग घटना नहीं थी, ये पूरे इलाके में चल रही एक बड़ी राजनीतिक लहर का ही हिस्सा था।
तो इन सब आंकड़ों और विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। यहाँ एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि सीधे लोगों की शिकायतों को सुनकर उनके समाधान के लिए बनाया गया है। यह रणनीति 5 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, आदिवासी अधिकारों का एक ऐसा एजेंडा जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने पर एक लेजर शार्प फोकस। तीसरा, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समझदारी से गठबंधन बनाना। चौथा, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक एक अनुशासित जमीनी मेहनत। और पांचवां, सरकार की नाकामियों पर तेज और सीधी काउंटर मैसेजिंग। उस 15% के फासले को पाटने का सबसे तेज तरीका क्या है? बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाना। और इसके लिए छोटी समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ तालमेल बिठाने की रणनीतिक समझ दिखानी होगी। सिर्फ गठबंधन ही नहीं बल्कि जमीन पर अनुशासित काम करना होगा। लोगों की बात सुनने के लिए दौरे करने होंगे और स्थानीय असरदार लोगों को ताकत देनी होगी। आखिर में ये पूरी रणनीति विश्वास के उस रिश्ते को फिर से बनाने के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जो छठी अनुसूची के वादे पर टिका हो। एक ऐसा वादा जो ये पक्का करे कि विकास से तरक्की तो हो लेकिन लोगों की पहचान न मिटे। सच्चा विकास इसी साझेदारी का सम्मान करता है। अच्छा शासन भरोसे पर चलता है और भरोसा सहमति पर। भारत का जो प्राइवेसी कानून है वो भी यही कहता है कि सहमति सर्वोपरि है। इसका मतलब है पूरी पारदर्शिता। जब कोई अपना विश्वास आपको देता है तो उस विश्वास का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो दिया गया था। हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान इसी में है। एक बात साफ है, विश्वास वापस जीतने का रास्ता बहुत कठिन है। 15% का मार्जिन सिर्फ नारों से पार नहीं होता। इसे पार करने के लिए जमीन पर लगातार बिना थके एक सिस्टम से काम करना होगा। इसके लिए एक ऐसी सोच चाहिए जिस पर लोग भरोसा कर सकें। एक ऐसे बेहतर बोकाजान का विजन जहां युवाओं के पास मौके हों और जहां छठी अनुसूची सिर्फ एक कानूनी वादा नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत हो। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।